हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो जो है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर है और ये आपका यूनिट 1 है। तो इसी पे हम आज चर्चा करेंगे और जो भी इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए इसमें और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है, चाहे वो 1.4 तक मैंने वीडियो बना ली है, ये 1.5 है। आपको मैं प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बॉम्ब का कहीं से और कुछ भी नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एसओएल की बुक से ये है, न्यू सिलेबस आपका दिया हुआ है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 का फर्स्ट एडिशन है। आप इस पीडीएफ को एसओएल की साइट से डाउनलोड भी कर सकते हो और ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करता है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट को क्या हम एज अ प्रोसेस इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कह रहा है इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच क्रिएट, ऑपरेट एंड डायरेक्ट अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेट एंड कोलैबोरेट ह्यूमन एफर्ट। बिल्कुल, मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रिएट, ऑपरेट एंड डायरेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज़ के लिए? यूजिंग सिस्टमेटिक एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, अगर किसी काम को अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है ना, तो हमें जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से काम करना होता है। ये नहीं कि अभी सुबह उठ गए कुछ भी पढ़ना चालू कर दिया, या नहीं। अगर हमने टाइम टेबल बना के पढ़ा है तो उसको कहते हैं सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो भी काम किया जाता है सिस्टमेटिक तरीके से काम होना है और ये मैनेजमेंट के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद कोऑर्डिनेट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करोगे अपने से ऊपर के जो भी आपके टॉप लेवल के मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल वाले, लोअर लेवल वाले हैं, अगर इनका आपस में कोऑर्डिनेट नहीं होगा, ये अपने ही मन मर्जी के मालिक हैं भाई, कुछ भी काम कर रहे हैं तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है ना, और कोलैबोरेट करना क्या, ह्यूमन एफर्ट, जितने भी लोग उनमें काम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? कह रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस 3 कंपोनेंट। मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 है, एक है सोशल प्रोसेस, एक है इंटीग्रेटेड प्रोसेस और एक है नेवर एंडिंग प्रोसेस। इस वाली लाइन से तो पता चल गया होगा कि ये प्रोसेस कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती है, चलती रहती है। और मैनेजमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो चलता रहता है। ठीक है, सोशल प्रोसेस का मतलब बिकॉज द ह्यूमन फैक्टर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग द अदर फैक्टर्स, मैनेजमेंट इज कंसर्न डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, जिसमें इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू मेक अ ह्यूमन इंट्रैक्शन प्रोडक्टिविटी एंड यूजफुल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। देखो, हमें सोशल प्रोसेस में तो कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय है, अगर आप एम्प्लॉय को एम्प्लॉय के तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, एक होता है ना कि जैसे सपोज करो आप किसी भी ऑफिस में जाते हो तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप सर करके बुलाते हो, या चपरासी को आप ऐसे नहीं बुला सकते, ये चपरासी इधर आ, भाई चाय वाले इधर आ, चल चाय बना दे, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है ना, एक प्रॉपरली हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक रिलेशनशिप डेवलप करना है। या मैं अपने से छोटे से एम्प्लॉय से बिहेवियर अच्छा सा नहीं रख रहा, मैं उस बिहेवियर को अगर हम ठीक कर लेंगे ना तो हमारा प्रोडक्टिव जो है ना वो यूज़फुल होगा और अचीविंग दी गोल होगा। इंटीग्रेटिंग प्रोसेस का मतलब है कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर, चाहे वो ह्यूमन हो या फिजिकल हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है ना, एक दूसरे को इंटीग्रेटेड करके चलना, जोड़ के चलना, चाहे वो ह्यूमंस हो या फिजिकली हो या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। ठीक है ना, हर चीज़ को प्रॉपर मेंटेन करके चलना, ये इंटीग्रेटेड प्रोसेस में कहलाता है। तो ये मैंने जितने भी मार्क किए हैं ना इसमें पॉइंट्स, तो आप इसमें जो है ना प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी। ठीक है, मैनेजमेंट एक्टिविटी में किस तरीके से, अब इसमें कह रहा है कि कुछ एक्टिविटी है, कह रहा है मैनेजमेंट लाइक मैनी अदर ह्यूमन एक्टिविटी सच राइटिंग,
प्लेइंग, ईटिंग, कुकिंग, जो भी चीज़ें है इसमें भाई जिस तरीके से एक एक्टिविटी की जाती है उसके रिगार्डिंग ये है, ठीक है ना। तो क्यों कहा गया इसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख लेते हैं इज़ एन एक्टिविटी बिकॉज द मैनेजर इज़ अ समवन हु अचीव गोल बाय डायरेक्टिंग एफर्ट ऑफ अदर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसमें कुछ प्रॉपर है, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल होता है, यानी जिस तरीके से हम राइटिंग करते हैं तो प्रॉपरली उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है उसके रिगार्डिंग हमारे पास। एंड डिसीजनल मतलब अगर मैं 119 पढ़ूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे आपको समझाऊंगा तो प्रॉपर क्लियर तो नहीं होगा, तो आप इसमें देख सकते हो। तो इसमें आप पॉइंट देखो, जैसे इन अ ऑर्डर ऑफ बिजनेस फंक्शन द मैनेजर मस्ट constantly receive and give information either orally or in a writing. A communication link must be maintained with both subordinate and superior for enterprises for function properly. देखो यहाँ पर आपको जो है जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव हो रहा है, चाहे मैनेजर से मिल रहा है या किसी एम्प्लॉय से मिल रहा है, तो या तो वो रिटर्न में होता है या ओरली होता है, ठीक है ना। और यही एक कम्युनिकेशन का लिंक होता है जो कि जोड़ता है सबऑर्डिनेट और सुपीरियर को, ठीक है, ताकि एक अच्छे तरीके से फंक्शनल हो सके। डिसीजनल की बात करें तो मैनेजर आर कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन बिकॉज द डिसीजन मेड बाय वन मैनेजर बिकम बेसिस ऑन द एक्शन टू बी टेकन बाय अदर मैनेजर। जैसे एग्जाम्पल में कह रहा है कि द सेल मैनेजर डिसाइड ऑन द मीडियम एंड कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, द साइज ऑफ स्कोप ऑफ मार्केटिंग कैंपेन, ठीक है। तो मतलब अगर हम कहें मैनेजर जो है कॉन्स्टेंटली या वेरियस टाइप ऑफ डिसीजन ले सकता है और अपने अपने हिसाब से, जैसे यहाँ सेल्स मैनेजर ने सेल्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो एडवर्टाइजमेंट को बढ़ाना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है, कैंपेन करना चाहता है ताकि सेल की प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो ये वो डिसीजन ले सकता है। इसे किसी जैसे सपोज करो कि और किसी मैनेजर से सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं, ना कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट से कोई सजेशन लेने की ज़रूरत है। बस ये प्रॉपर डिसीजन जो है ना वो रिटर्न में दे देगा सबको, ठीक है ना, कि भाई हम ये डिसीजन रखना चाहते हैं और इससे हम हमारा जो मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट या सेल को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, सॉरी, तो प्रॉफिट के लिए। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ओके, और क्या चीज़ें हैं जो एक तरीके से, और क्या पॉइंट है कि मैनेजमेंट एज अ डिसिप्लिन, बिल्कुल हम हर चीज़ को एक डिसिप्लिन से काम करते हैं, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन किसी भी कंपनी को प्रॉपर मेंटेन करके चलता है। अब मैं कहता हूँ कि अगर डिसिप्लिन ना हो किसी कंपनी में, तो अगर आपका टाइम 9 बजे तो आप 10 बजे पहुँच जाओगे, 11 बजे पहुँचोगे, और अगर 6 बजे ऑफ का टाइम है तो आप 5 बजे निकल जाओगे, 4 बजे निकल जाओगे। तो ये क्या है, ये डिसिप्लिन मैनर नहीं। डिसिप्लिन का मतलब है हर चीज़ को प्रॉपरली जो है ना, और ये हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में भी एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार पढ़ लो, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैनेजमेंट एज अ ग्रुप के अकॉर्डिंग भी काम करता है, ठीक है ना, क्योंकि मैनेजमेंट इंडिविजुअल तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये बात तो आप ध्यान में रख लो, ठीक है। तो वो कह रहा है मैनेजमेंट इज ऑल पीपल हु आर चार्जिंग एंड रनिंग द बिजनेस, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अगर हम कहते हैं यशस्वी एंड कंपनीज मैनेजमेंट इज़ अ गुड, अगर एक कंपनी बोला कि यशस्वी एंड कंपनी जो है उसका मैनेजमेंट और गुड है, इट्स मीन वहाँ के जो भी जितने भी ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उन पूरे सिस्टम को मैनेज कौन कर रहा है, वहाँ के ग्रुप्स मेंटेन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसमें, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी पॉइंट्स थे जो इसमें आपको करने थे। अच्छा, मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, इस बात पे भी थोड़ा सा ये है कि मैनेजमेंट जो है एक सोशल साइंस है, ठीक है ना। जैसे इसमें प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं साइंस में, नॉलेज की बात है, ऐसे ही मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटेशन की बात करें तो साइंटिफिक में जैसे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, वैसे प्रिंसिपल जो है ना एक्सपेरिमेंट पे भी बात करता है। जैसे एक कंपनी में
बिना मैनेजमेंट के काम हो रहा है और एक कंपनी में मैनेजमेंट से काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वो सक्सेस होगा, एक कंपनी सक्सेस होगा या दूसरा कंपनी सक्सेस नहीं होगा। तो इस पॉइंट में भी हम कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है एक साइंस की, लेकिन प्रॉपर साइंस नहीं है, इट इज़ अ सोशल साइंस, ठीक है ना। अगर आपसे कहेगा क्या मैनेजमेंट साइंस है, हम कहेंगे देखो इसकी सारी चीज़ें जो है ना कि एक्सपेरिमेंट भी मैच खाता है, नॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जैसे मैनेजमेंट हर जगह एप्लीकेबल है, ठीक है ना। और इसमें भी कॉज एंड इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप रहता है, वैलिडिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी टेस्ट भी इसमें रखा जाता है। तो मतलब कुछ चीज़ें मैच खाती है और कुछ चीज़ें मैच नहीं खाती। तो ये कह सकते हैं इसमें कह रहा है कि मैनेजमेंट हैज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बट नॉट अ प्रीसियस दैट द अदर फिजिकल साइंस या बायोलॉजी या फिजिक्स। तो इसलिए ये कह रहा है कि इट इज़ अ ओनली सोशल साइंस, ठीक है। आप चाहो इसे 12th की बुक से मैनेजमेंट पढ़ सकते हो, ये वाला पॉइंट आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, ये भी पॉइंट्स आप इसमें पढ़ सकते हो जिसमें लिखा हुआ है, क्योंकि नॉलेज होती है एक आर्ट को करने के लिए, कि कोई भी पेंटर है ऐसे पेंटिंग थोड़ी करता है, प्रॉपर नॉलेज होती है कौन सा ब्रश यूज़ करना है, कलर क्या डिफरेंट यूज़ करना है, डिज़ाइन वगैरह, इन सब की नॉलेज उनको होती है, हमें थोड़ी होती है। हमें क्या बनाने के लिए बोला, हमें घोड़े घास की पेंटिंग करने के लिए बोला, हम प्लेन कर देंगे, वो जो मूवी देखी थी आपने तो हमें हमसे क्या बनाओगे हैं। तो हमें तो भाई कला की सी जो आती नहीं है, जिनके पास नॉलेज है वो उन सब चीज़ को अच्छा बेटर कर लेते हैं। स्किल होती है, बिल्कुल हर किसी के बस की बात थोड़ी होती है पेंटिंग का कर लेना, मेरे बस की तो नहीं है, मेरे बस की जो है वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो स्किल की बात करें, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे बात करता है, ये भी करता है। प्रैक्टिस, बिल्कुल मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस ज़रूरी है और आर्ट में भी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ज़्यादा, एंड गोल ओरिएंटेड पे काम करते हैं। तो कह सकते हैं कि ये जो मैनेजमेंट है एक आर्ट है, ठीक है, ओके। तो ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, आपको प्रॉपर मिल जाएगा। और क्या हमें पढ़ना चाहिए, ये रहा वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका खेल कि इसमें आपके प्रॉपर पॉइंट्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें गोल ओरिएंटेड पे काम करते हैं सारे, सबका एक गोल होता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, या मैं कह दूँ कि हम कंपनी के लिए काम करते हैं, तो हम जो भी काम करते हैं गोल ओरिएंटेड, कोई पर्सनली काम यहाँ पर नहीं जोड़ा जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ 5M यानी मैन, मनी, मशीन, मटेरियल एंड मिनट्स आर द ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग विद नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज सच अ मशीन टू द अचीव द ऑब्जेक्टिव बाय मैनेजमेंट। देखो हम ये 5 चीज़ों को चलते हैं 5M, जिसमें आपका ये पॉइंट्स हैं, और इसमें एक बार आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि सभी को प्रॉपर लेके चलना पड़ता है, इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऑन गोइंग प्रोसेस है, ठीक है ना, कि इसमें मेन चीज़ है कि स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व किया जाता है। कंपनी के जो गोल है मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन, बट इज़ नॉट एंड ऑफ द प्रोसेस, ये कभी ख़त्म नहीं होता, आप इसमें करते रहोगे प्रोसेस, ठीक है। परवेसिव फंक्शंस हैं इसमें, ठीक है ना, यानी वन पर्सन इज़ वर्किंग टूवर्ड कॉमन गोल, तो मैनेजमेंट रिक्वायर्ड एवरीवेयर, एवरी साइज ऑफ अ एक्टिविटी, चाहे छोटी कंपनी हो या बड़ी कंपनी हो, सबके लिए जो है ना प्रॉपर तरीके से ये टीम वर्क पे काम किया जाता है, टीम वर्क, ग्रुप एफर्ट, इन सब चीज़ों पे देखा जाता है। और इसमें क्या है आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, ठीक है। तो ये आपके टॉप लेवल में कौन कौन से, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं, अथॉरिटी वगैरह ये लिखा है, इनके क्या फंक्शंस हैं आप ये याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है आपसे टॉप मैनेजमेंट के क्या रोल होते हैं, कि टॉप मैनेजमेंट स्टैब्लिश द इंटरप्राइजेस गोल एंड पॉलिसीज़, तो इनके आप पॉइंट्स पढ़ लेना। ऐसे ही मिडिल लेवल के अंदर क्या क्या आते हैं, क्या कौन कौन से लोग शामिल होते हैं और इनके क्या फंक्शंस यानी ये क्या काम करते हैं, इनके क्या रोल हैं। ऐसे ही आपका बॉटम या फ्लोर लेवल या लोअर लेवल कह लो, इनमें कौन लोग शामिल होते हैं, ये हमने 12th में पढ़ा हुआ है।
आप चाहो इसमें, इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा कि इनमें कौन कौन, इसमें सुपरवाइज़र आ जाता है और मिडल में मैनेजमेंट या मैनेजर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता आपको इतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, खामा बस वीडियो ही आगे लंबा चलता जाएगा, तो वो मैं नहीं चाहता। हमें मैनेजमेंट करना क्यों है, क्या पर्पस है मैनेजमेंट का, ये पॉइंट्स पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप मार्क कर लो। सबसे पहले कॉस्ट को सेव करना हमारा मैनेजमेंट का मेन मोटिव होता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से, बढ़िया तरीके से इसका इस्तेमाल करना ताकि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज ना हो सके। लॉन्ग टर्म सर्वाइव अगर हमें करना है फ्यूचर में, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है, तो मैनेजमेंट इन चीज़ों पे भी काम करता है, ठीक है। ओके, ये पॉइंट्स भी आपके क्लियर हो गए। तो मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट के आपके 5 फंक्शंस हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग दूसरे नंबर पे आएगा, स्टाफिंग तीसरे नंबर पे आएगा, इन्होंने गलती कर रखी है। और फिर कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट में आएगा, और डायरेक्टिंग 4th नंबर पे आएगा। इन्होंने ऊपर नीचे लिख रखा। अगर स्टेप बाय स्टेप की बात करें तो प्लानिंग पहले पे है, दूसरे पे ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरे पे स्टाफिंग है, चौथे पे डायरेक्टिंग है, और पाँचवें पे कंट्रोलिंग है। ये स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। तो आप चाहो तो 12th की बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो इनके क्या फंक्शंस हैं, प्लानिंग क्या काम करता है, कुछ भी आपको सोचना है, क्योंकि देखो कोई भी बिज़नेस मुझे करना है तो कहीं ना कहीं ये तो समझ में आए कि मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना है। जब तक मुझे ये समझ नहीं आएगा कि मुझे किस चीज़ का बिज़नेस करना है, तब तक मैं उसको कैसे करूँगा। तो प्लानिंग इसी सोचने में मदद करता है। और जब आप कोई चीज़ सोच लेते हैं तो उसके लिए फिर हम एक ऑर्गेनाइजिंग करते हैं कि इस काम को फिज़िकली कैसे किया जाए, हमारे पास कितनी मशीनें हैं, रॉ मटेरियल क्या है, किस तरीके से प्रोडक्शन करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन में होता है। फिर जैसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हैं, तीसरा काम होता है उस काम को करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, यानी स्टाफिंग की। तो स्टाफ चाहो तो आप बाहर से हायर कर सकते हो, या आप अंदर ही जो है इंटरनल प्रमोशन से पोस्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट्स और यहाँ लिखे भी हैं सारे के प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, एस्टैब्लिशमेंट, चूज़ द पर्सन गिवन राइट प्लेस, सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, उनको डायरेक्टिंग करते हैं कि भाई निर्देश देना कि चलिए ये काम करिए। स्टाफ जितने भी भर्ती हो गए, अब उनको क्या देंगे, हम डायरेक्शन ही देंगे। तो डायरेक्शन दे दिया कि चलिए आप शुरू करिए, आपको काम अब शुरू करना है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम उसको डायरेक्ट करते। तो ये कंट्रोलिंग है आपका, जो कि आपने किसी को डायरेक्शन दे दिया है तो आप उस पर कंट्रोल यानी नज़र रखना कि वो काम सही से कर रहा है या नहीं करना, और मैच करना कि आपने जो उसको काम दिया था उसने उसे किस ढंग से किया है और कितना बेहतर तरीके से किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनमें देखी जाती है। अब बात कह रहा है कि संत कबीर मॉडल्स क्या होता है मैनेजमेंट में, तो ये हमने 12th में नहीं पढ़ा, तो मैं इसको बता दूं। एक्शन ओरिएंटेड, यानी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। ये आपने देखा होगा कबीरदास जी के जो दोहे हैं, इन पे हम काम करते हैं कि हमें कोई भी काम को हमें कल पे नहीं छोड़ना है। कि ऐसे बिजनेस में भी है कि हम सर कल कर लेंगे, नहीं, कल पे क्यों करना। ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ऑब्जेक्ट है कि जो आज कर रहे हो अभी कर लो भाई, और जो कल है उसे आज ही निपटा दो। तो वही चीज़ है। दूसरा है फैथ एंड पेशेंस, यानी दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। यानी कह रहा है इफ़ वन मेंटेन फैथ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस नथिंग बैड विल एवर हैपन। वही कह रहा है ना कि अगर आपको जब तकलीफ़ होती है तभी आप गॉड से के पास जाते हो और कहते हो कि भाई मुझे ये काम कंप्लीट करके दें, या ये मेरा हो नहीं रहा है, प्लीज़ मेरा ये काम करवा दीजिए या हो जाए, दुआ करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम सुख में करें तो फिर हमें दुख किस चीज़ के लिए होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तीसरा है कम्युनिकेशन, यानी ऐसा वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अपना तन
शीतल करे औरों को सुख होए। मतलब आप कम्युनिकेशन बोल रहे हैं, ऐसे आपने बातें करनी है सामने वाले को आपकी बातें चुभे ना। अगर चुभ रही है तो आप फिर आपकी कम्युनिकेशन बेकार है, यानी आप उससे इस तरीके से ना ओए इधर आ, ओए इधर जा, तो ये लैंग्वेज यूज़ नहीं करना है कि जिससे सामने वाले को चुभे। विल पावर यानी चिंता ऐसे देखनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। ठीक है ना, यानी इसमें पोइट क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल इज डिसीज दैट नो डॉक्टर कैन क्योर विद हिज मेडिसिन आफ्टर ऑल द अल्टीमेट हार्ट ब्रेकिंग। देखो कहीं ना कहीं हम हर चीज़ का तो इलाज है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान जब प्रॉपर तरीके से क्या ना, चिंता ऐसे देखनी काट कलेजा खाए, वेद बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। ठीक है ना, तो अगर आप खुद ही अंदर से टूटे पड़े हो, आपको लगता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट पहले से ही टूट गया है, तो आप क्या करोगे आगे का। ठीक है, उसके बाद है सेल्फ एनालाइज, यानी बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना, मैंने आप किसी पे थोप नहीं सकते। वेल विशेस यानी कबीरा खारा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कहूँ ने कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से बैर। वेल विशर यानी कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर। देखो इसमें कह रहा है कि फ्रेंड एनिमी हर एक को हमें प्रॉपर तरीके से करना है, हर एक के बारे भलाई के बारे में सोचना है, किसी के बारे में नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी ना करी पीछे हंसे सब कोई। तो इसका मतलब है आप समझ लो कि लाइव योर लाइफ वेल दैट व्हेन यू डाई एंड अदर विल मिस यू। ठीक है, इस तरीके से आप कम करें कि जैसे हम टाटा के ही आप देख लो सीईओ को हम कितना मिस करते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत समाज सेवा के लिए काम किया है और हम उनको प्रॉपर मिस भी गए। ओके, अगर कुछ होता है या ऐसे और भी है जैसे APJ अब्दुल कलाम जी हैं कि उसको आज तक हम मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं आगे भी इस चीज़ का है, और उनके जब भी उनकी बात आती है तो प्रॉपर हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि भाई ये बुरा था, नहीं, क्योंकि काम उन्होंने अच्छा किया। सेल्फीनेस यानी चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह से बुद्धा। ठीक है ना, हमेशा ये पॉइंट्स ये किसके हैं, ये सारे संत कबीर दास के मॉडल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं जिसके थ्रू ये प्रॉपर किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है और आपका ये पहला यूनिट ख़त्म है। पहले यूनिट को मैंने 2 भागों में किया है। फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा पार्ट है और आपका ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म है। अगली क्लास में हम सेकंड यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमें बताएगा लेसन 2 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले किस चीज़ में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।